नमस्कार, मैं वैद्या मोहिनी कुलकर्णी आप सभी का मनस्विनी फाउंडेशन की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोरोना के पैंडेमिक की वजह से हर कोई चिंतित है अपने हेल्थ के बारे में और इसीलिए हर कोई चाहता है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी यानी कि हमारा स्वास्थ्य बल ये किस पर निर्भर करता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और ये कहाँ से आता है? शरीर का निर्माण अन्न से होता है। यानी कि जितना स्वस्थपूर्ण अन्न हम खाएंगे, उतना ही स्वास्थ्यपूर्ण इम्यूनाइज्ड शरीर हमारा तैयार होगा। लेकिन ये अच्छा खाना, बुरा खाना, सही खाना, गलत खाना है क्या? आयुर्वेद में अन्न के कई नियम दिए हैं और ये नियम हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं। बट यही नियम हमारे आज के जीवन में कैसे उपयुक्त हैं, ये भी हमें परखना चाहिए। प्रिज़र्वेटिव एडेड फूड हो या कोई इंस्टेंट खाना हो, ये खाना जब हम तक पहुँचता है, वो डायरेक्ट नहीं आता है, वो कई सारे चेन के साथ में आता है। फिर सही खाना हम कैसे खाएं और कैसे परखें, ये जानना तज्ञों से ही पॉसिबल है और ऐसे ही तज्ञ हमारे साथ में हैं मिसेस नेहा कुलकर्णी भाले। शी इज द ओनर ऑफ टेक्नो फूड कंसल्टेंसी। सो वेलकम मिसेस नेहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहिनी। यस, और आज हमें नेहा जी ये बताने वाली है कि ये सेफ्टी चेकलिस्ट क्या है जो हम हमारे घर में ईच प्लेट शुड बी सेफ ईच टाइम, ये उन्होंने कहा है। यानी कि हर समय का खाना जो हम खाते हैं वो सेफ होना चाहिए और उसके लिए क्या चेकलिस्ट हो सकती है वो हमें बताने वाली है। नेहा मैम इस विषय में अपडेटेड है क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी के इस विषय में जो भी गवर्नमेंट के रिन्यूएशन एग्जाम्स आते हैं वो हर बार वो देती है और इसीलिए आज की तारीख में जो भी इस विषय का ज्ञान है वो अपडेटेड है और ऐसे ही अपडेटेड ज्ञान वो हमारे लिए लेकर आए, ये हम उनसे विनती करते हैं। सो नेहा मैम, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन and please guide us for the safety checklist today. थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहिनी। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर एंड टेल अस व्हाट आर द सेफ्टी checklists that are very important, that are utmost priority, that should be utmost priority, that we should be follow every time, each time, that so that each plate should be safe plate. अन्न, जब भी हम अन्न बोलते हैं, जैसे कि डॉक्टर मोहिनी आपको पता ही है कि आयुर्वेद में अन्न को अन्न अन्नम पूर्ण ब्रह्मेति ऐसे बोला है कि अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है हमारे लिए, राइट। और इस ये जो अन्न है, मतलब हम ऐसे बोलते कि वी आर व्हाट वी ईट, मतलब जो भी हम जैसे भी खाते हैं वैसे हम बनते हैं, वैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे हमारी कृति भी होती है। सो और हम अगर इसे प्रिसाइजली बोले तो आयुर्वेद में ऐसे बोला गया है कि अन्न के 3 प्रकार माने गए हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर मोहिनी, की सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसे बोला गया है। जिसमें कि सात्विक जो अन्न है वो सबसे बेस्ट माना गया है। लेकिन आज की परिभाषा में, आज के युग में मैं एज ए मॉडर्न फूड टेक्नोलॉजिस्ट इसमें एक और संज्ञा ऐड करना चाहती हूँ कि जो है कि रासायनिक। मतलब आज हम सोच रहे हैं कि इसमें रसायन नहीं है, मतलब प्रिजर्वेटिव है या फिर पेस्टिसाइड्स है, अडल्ट्रेंट्स है, बहुत सारे रसायन ही है। और फिर केमिकल्स जिसे हम बोलते हैं कि केमिकल्स ही केमिकल्स है, और जिसमें कि ना कि सारे केमिकल्स अच्छे नहीं है, ऐसे नहीं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स है जो प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, अन्न टिकाने का काम करते हैं, जो हम बाद में भी खा सकते हैं, जैसे पैकेज फूड हो गया। जैसे अंतराल में हम बोलते हैं ना स्पेस फूड जो भी बनाया जाता है, उनमें प्रिजर्वेटिव्स का बहुत ज्यादा योगदान है। मतलब केमिकल्स भी है आज के जमाने में, लेकिन वो हर एक केमिकल खराब है ऐसे नहीं, लेकिन जो भी केमिकल्स खराब है जो कि फूड चेन में एंटर कर रहे हैं हमारे नोइंगली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली, इंटेंशनली जो भी एंटर कर रहे हैं वो हमें
जानना एज ए स्मार्ट कंज्यूमर हमें बहुत जरूरी है। सो आज का ये सेशन इसी के लिए है कि जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में जो प्रैक्टिसेस रहती है, कभी हम बाहर से सब्जियां लाते हैं तो सब्जियां फटाक से जल्दी में है तो फटाक से हम बना देते हैं काट के, लेकिन हम हमें ऐसे एज ए स्मार्ट कंज्यूमर हमें ऐसा भी सोचना चाहिए कि उसमें पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं और वो कैसे स्मार्टली रिमूव भी करना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज एरा। इस इसके अलावा डेफिनेटली मेगा मैम, आपने जो ये टॉपिक चुना है वो आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, इस रसायनों से या इस तरह के खाने से कैसे बचे और सेफ्टी चेकलिस्ट कैसे बनाई जाए जो हमारे घर के ईच प्लेट में परोसी जाए, तो उसके लिए ये सेशन कृपया आप एंड तक देखिएगा, तब आपको उसका पूरा नॉलेज होगा। सो रिक्वेस्ट ऑल टू शेयर with the people to whom you care most and watch the session till the end. Thank you. यस, सेफ फूड प्रैक्टिसेस एट होम। व्हाई एट होम ओनली, मैंने यही टॉपिक क्यों चुना है, एट होम। एक्चुअली फूड आजकल हम देखें तो हम पैकेज वाला फूड भी बहुत ज्यादा खाते हैं, आउटसाइड मतलब स्ट्रीट फूड भी हम बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन घर का खाना हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। अभी स्पेशली इन ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक हम घर पे बना हुआ खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर करना भी चाहिए। काफी सारी चीजें हम बोलते हैं कि बाहर वाला खाना नहीं खाना चाहिए, घर का खाना अच्छा होता है, यस अच्छा ही होता है। सो इसीलिए आज हम देखेंगे कि घर में अगर हम खाना बनाते हैं तो क्या हमारी प्रैक्टिसेस, हमारे हैबिट्स ऐसे कुछ हो सकते हैं जो हमें करेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी करेक्शन वाली चीजें आज हम इसमें हमारे स्लाइड शो में देखेंगे। तो वो आपको ज्यादा और आपको नॉलेज होगा या फिर पहले से ही नॉलेज है, लेकिन फिर कभी ऐसे होता है कि उसने एक चीज बताई है लेकिन वो सही में सही है क्या, या फिर उसमें कितना तथ्य है, मतलब वो सच में इतनी इम्पोर्टेंट है क्या, ऐसे भी कभी हो सकता है। सो लेट्स क्लियर every time this through this PowerPoint presentation, through this session, and you are always welcome to doors are always welcome for you for this techno any query you are having, anytime you are having, so we are there. So let's start today's session. तो व्हाट आर द पैरामीटर्स, जब भी हम बोलते हैं कि खाना, खाने के साथ बस खाना ही नहीं, वो सेफ भी होना चाहिए और क्वालिटी वाला भी होना चाहिए, राइट। जैसे मैंने बोला सेफ्टी एंड क्वालिटी आर द टू पैरामीटर्स रिलेटिंग टू फूड। मतलब जब भी हम खाना बोलते हैं तो वो टेस्ट भी तो होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, लेकिन इन तीनों चीजों में सेफ्टी इज एटमोस्ट our priority. So what are the various parameters that define the safety of our food? हमें पता है कि आजकल अगर हम दूध भी लेते हैं कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चे को दूध बाहर के पिला रहे हो मत पिलाओ, ऐसे खुद मेरे रिलेटिव्स में बोला है। मतलब दूध ये ऐसी चीज है जिसमें काफी सारा अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट हो सकती है। सो मिलावट आज के जमाने में इतनी कॉमन हो गई है कि मतलब कोई भी चीज है तो मिलावट ये एक चीज ऐसी है कि जिसमें मिलाया जाए तो जल्दी से हम पहचान नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस हम कुछ उसकी टेस्ट करें या फिर घर में या तो फिर लेबोरेटरी में, तो हम पहचान नहीं सकते। तो अडल्ट्रेशन इज द मोस्ट क्या बोलते हैं हम इसे कि बहुत ही खतरनाक या फिर हानिकारक चीज हो सकती है हमारे शरीर पे, उस पे बहुत सारे परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे कि टर्मरिक पाउडर हो गया, आजकल के जमाने में पहले जैसे हमारी आदत नहीं रही कि हम प्रैक्टिस ऐसी नहीं है कि घर पे ही सारा खाना मतलब मिर्च पाउडर या फिर जो भी चीज है कि हल्दी पाउडर हम घर पे ही नहीं बनाते, जो भी घर पे बनाते हैं हमें एश्योरिटी रहती है कि नहीं दिस इज वेरी सेफ चीज। पर आजकल हम बहुत सारी चीजें बाहर से ही मंगाते हैं, राइट। पैकेट में जो आती है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर या फिर कौन से भी मसाले वाली चीजें या फिर कौन सा भी आइटम अगर हम देखें तो फिर वो हम बाहर से ही मंगाते हैं। तो ऐसी कुछ टेस्ट है जो हम घर पे भी कर सकते हैं। हल्दी में एक डाई आता है, एक डाई जो जिसका कलर भी सेम येलो ही है, तो ऐसे डाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
मिलावट समझ के। So these dyes are very harmful for us. So these dyes can affect our liver, kidneys. So it is very important to check it out whenever you are buying such things from outside. हम एक बार तो थोड़ा हमारा स्क्रीन टाइम कम करके, मतलब वो स्क्रीन टाइम बचा के हम अडल्ट्रेशन टेस्ट पे हम सच में दे सकते हैं, इनफैक्ट देना चाहिए। तो इसलिए हमने मतलब टेक्नो फूड कंसल्टेंसी ने एक जो घर पे चीजें, घर पे अडल्ट्रेशन चेक कैसे करें, काफी सारी चीजों का, काफी सारी कमोडिटीज है, जैसे हल्दी पाउडर है, दूध है, या फिर तेल है। इन डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हम बाहर से लाते हैं, तो इनका अडल्ट्रेशन घर पे चेक कैसे किया जा सकता है, इनकी एक पीडीएफ फाइल भी कंपाइल करके रिलीज की गई है। तो जिसके जरिए में हम ये सारा चेक कर सकते हैं। दूध का भी सेम, दूध में भी सबसे ज्यादा मिलावट तो दूध में हो सकती है, सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन दूध में ही हो सकता है। जैसे कि मैंने खुद लैब में टेस्ट किया था, मेरा एक्सपीरियंस लैब में है एज ए फूड एनालिस्ट। तो फिर लैब में भी काफी सारी चीजें अडल्ट्रेशन टेस्टिंग के लिए आती थी, तो उसमें हमारे मैनुअल में, फूड सेफ्टी मैनुअल में, मिल्क का जो स्पेशल मैनुअल था मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का, तो सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन हो सकता है वो है दूध। दूध एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन हो सकता है। तो फिर ये सारा अडल्ट्रेशन कैसे चेक करें, एक्चुअली हमें करना चाहिए। तो कैसे चेक करें, तो ये सारे पीडीएफ टेक्नो फूड कंसल्टेंसी ने रिलीज की है। अब जो अडल्ट्रेशन होता है वो सेफ, मतलब हमारे लिए कभी घातक भी हो सकता है और घातक भी हो भी नहीं सकता। जैसे दूध है, दूध में शक्कर की अडल्ट्रेशन हो सकता है, उसका सॉलिड नॉट फैट बढ़ाने के लिए, मतलब उसका एक वेट बढ़ाने के लिए, उसकी प्राइस बढ़ाने के लिए शक्कर का अडल्ट्रेशन हो सकता है। तो मानो शक्कर तो हमारे लिए सेफ है, मतलब उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। बट अगर दूध में अगर यूरिया का एडिशन हो रहा है, यूरिया का अडल्ट्रेशन हो रहा है, तो आफ्टर सर्टेन लिमिट, आफ्टर 700 ppm, इट इज certainly harmful for us. It can affect our kidneys and digestive system, right? So this is should be discouraged. This practice of adulteration should be discouraged. अभी इसका सीजन आ रहा है, फास्टिंग का सीजन आ रहा है, श्रावण आ रहा है, आषाढ़ आ रहा है, तो हमें पता है कि स्वीट पोटैटोज की भी डिमांड बहुत रहती है। लेकिन पता है स्वीट पोटैटोज में उनमें भी एक अडल्ट्रेशन हो सकता है कि इसका, अगर हम स्वीट पोटैटोज, कभी कभी वो बहुत ही लाल कलर के बहुत ही सुंदर दिखते हैं, इसका कलर भी बहुत अट्रैक्टिव रहता है, पिंक कलर रहता है। लेकिन कभी कभार हमें उसका अडल्ट्रेशन चेक करना चाहिए, कैसे कि उसमें रोडामाइन बी इस डाई का अडल्ट्रेशन हो सकता है। मतलब क्या, रोडामाइन बी का एक पेस्ट बना के उस पे बस डाल सकते हैं, और हमने भी घर में आके जल्दी से उसको कट किया, फिर वैसे कंज्यूम किया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसका बहुत ही आसान टेस्ट है, हम कॉटन ले, उस पे बस थोड़ा सा रब करें, अगर उस कॉटन पे डाई आता है, वो पिंक कलर अगर वो कॉटन देता है, तो समझ ले कि उसमें रोडामाइन बी का इस डाई का अडल्ट्रेशन है। तो ऐसी बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें जरूरत है हमें उस पर ध्यान देने की, राइट? अभी सरसों है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स है, तो उसमें भी एक एडल्ट्रेशन ऐसे हो सकता है कि फिजिकल, जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसमें अर्जिमन सीड्स करके एक सीड्स आता है, जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि सेम मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स जैसे ही दिख रहे हैं ये सीड्स भी। लेकिन अगर हम विजुअली उसको देखें, या फिर और भी गूगल आप करो, उसका इनलार्ज करो, मतलब सीड्स आप गूगल करो और देखो कि वो एक्चुअली रहते कैसे। और कभी हम बाहर से सीड, अगर मस्टर्ड सीड्स लाए हमारे किराना में, हर महीने की किराना में, तो कभी कभार जस्ट फॉर ए इंटरेस्ट, नॉट फॉर ए इंटरेस्ट, बट हमें पर्पसली चेक करना चाहिए, राइट? क्योंकि कंज्यूमर अगर चेक करता है कि अडल्ट्रेशन कैसा है, क्या है, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये मैं आपको आगे और जाके बताऊंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट अडल्ट्रेशन, मतलब मिलावट। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसमें अडल्ट्रेशन होता है। जिस चीज से अडल्ट्रेंट अगर अनसेफ है, यूरिया में, मिल्क में यूरिया, तो वो अनसेफ फूड हो गया हमारे लिए। एंड एज पर एफएसएसएआई, अनसेफ फूड
buying, selling of unsafe food is totally banned and penalty भी प्रिस्क्राइब की हुई है एफएसएसआई ने। अगर कोई दूध वाला या फिर कोई भी कंपनी है, डेयरी है, वो अगर यूरिया ज्यादा वाला मिल्क बेच रही है और ये हमने फाइंड आउट किया टेस्ट करके, तो हम उस पे पेनल्टी लगा सकते हैं, मतलब एफएसएसआई को कन्वे करके उस पे पेनल्टी लगा सकते हैं। तो दीज आर आल्सो notifications, these are also prescriptions are prescribed in the law of food safety and standard act of India. So but जरूरत है कि हम उसे जाने पहचाने। So next one, harmful chemical can be the pesticides. Pesticides is the hottest issue, today's hottest issue। जो भी हम फल सब्जियां बाहर से लाते हैं उस पे पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं कि जो भी पेस्टिसाइड रेसिड्यू उस पे है वो हमें हार्मफुल करेगा ही, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं। लेकिन फॉर द सेफ्टी सेक हम उससे निकाल सकते हैं। अगर हम 2% सोल्यूशन, सॉल्ट का सोल्यूशन बनाए, मतलब अगर मैं 2 ग्राम नमक लेती हूँ और उस 1 लीटर पानी में घुला देती हूँ, तो वो बन गया 2% सोल्यूशन। तो ये सब जो 2% सोल्यूशन बना है उसमें मैं मेरी फल सब्जियां डुबो के रह देती हूँ, थोड़ी देर में रह देती हूँ और फिर बाद में वॉश आउट करती हूँ, तो मोस्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। पेस्टिसाइड्स का भी पीडीएफ टेक्नो फूड तैयार कर रहा है, जैसे अडल्ट्रेशन का तैयार किया है वैसे पेस्टिसाइड्स का भी कंपाइलेशन शुरू है, तो वो भी आप तक जरूर पहुंचेगा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट, दिस इज द सेफ प्रैक्टिस, राइट। सो कभी कभी अभी कोरोना के पेंडेमिक में बहुत ही इसका सैनिटाइजर जो भी है या फिर बैगी वॉश है, इसका बहुत ही महत्व बढ़ गया है। बैगी वॉश आता है, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं। लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स वॉश करने वाला लिक्विड खत्म हो गया, तो हमें जो भी दूसरा साबुन है, मतलब अपना टैल्कम सोप है या फिर बर्तन वाला साबन है या फिर डिटर्जेंट है, ऐसे हमें कुछ भी यूज नहीं करना है। क्योंकि हमें पता है कि इसके जो रेसिड्यूज रहते हैं वो भी काफी हार्मफुल रह सकते हैं, वो भी इसका भी इफेक्ट हमारे शरीर पे हो सकता है। मतलब एक संकट से बचो तो दूसरा संकट में गिरे, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ऐसे डिटर्जेंट वगैरह एंटीसेप्टिक लिक्विड जो भी हम हमारे हमारे हैंड सैनिटाइज करने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए जो भी हम यूज करते हैं, हमें कभी भी यूज नहीं करने चाहिए। सो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ सेफ प्रैक्टिस टू यूज 2% सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे भी अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, तो उसके 2% सॉल्यूशन जैसे ही दूसरे भी कुछ सॉल्यूशंस है, वो अलग अलग फल और सब्जी के लिए यूज किए जा सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड रिमूव हो जाए। और एक बहुत ही आसान तरीका है कि मतलब थोड़े से पेस्टिसाइड रिमूव करने का, जब भी हम तड़का लगाते हैं सब्जी का, तो तड़का लगाने के बाद तुरंत ही हमें उसको ढक के नहीं रखना है। एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि जब भी हम उसे तड़का लगाएं, सब्जी डाले, कढ़ाई में डाले, तो हीट से कुछ पेस्टिसाइड भी रिमूव हो सकते हैं। तो हमें कभी उसको ढकना नहीं है। ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है। कभी कभी हम फ्रूट्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एप्पल पे एक इमेज डाली है कि एप्पल पे एक स्टिकर डाला है, तो हमें ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, राइट। हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ कंपल्सरी है नहीं। एक्चुअली इनफैक्ट ये जो स्टिकर रहता है वो हमें घर पे अगर हम ऐसे लाए, ऐसे फ्रूट्स लाए, तो पूरे का पूरा उसका पोर्शन हमें कट करना चाहिए। जो भी स्टिकर वाला पोर्शन है वो पूरा कट करके लेना चाहिए। इसकी वजह ऐसे है कि जो भी ग्लू रहता है, वो स्टिकर का जो ग्लू रहता है वो हमें हार्मफुल रहता है। कभी कभी हम फटक से बच्चे के हाथ में दे देते हैं, ये लो, ये तुम्हें एप्पल पसंद है ना, ये लो, ये लो। तो उससे अननोइंगली ऐसे हो सकता है, अनइंटेंशनली ऐसे हो सकता है कि वो बच्चा बेचारा पूरा का पूरा वो स्टिकर के साथ खाए। तो इस चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देने की बहुत जरूरत है।
तो नेक्स्ट वन इज ये मैं बात कर रही थी कि कैसे कंज्यूमर्स अवेयरनेस, जिसे हम बोलते हैं कि कंज्यूमर्स अवेयरनेस कैसे इफेक्ट कर सकता है। एफएसएसआई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत में बनाई गई या फिर बनाने जाने वाली जो भी खाने की चीजें हैं, जो भी खाने की चीजें हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है। फुल क्रीम मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क में हम बैग देते हैं कि जिसपे लिखा हुआ रहता है कि फुल क्रीम मिल्क, तो फुल क्रीम मिल्क मतलब क्या, उसमें कम से कम फैट कंटेंट 6% होना चाहिए, तब भी उसे हम फुल क्रीम मिल्क करके बेच सकते हैं, राइट। सो दिस स्टैंडर्ड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय एफएसएसआई। पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड रेसिड्यू कितना होता है, कितना रहना चाहिए, जब कोई भी रिटेल आउटलेट में सब्जियां बेचने के रखते हैं, मतलब सब्जियां बेचते हैं, तो उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू फाइनल प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए। तो डीडीटी का प्रमाण है, डीडी की मात्रा, सेफ लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो ये सब सेफ्टी लिमिट्स डिसाइड कौन करता है, इनके जैसे सारी चीजें खाने के बारे में कौन डिसाइड करता है, हमारे भारत में एफएसएसआई डिसाइड करता है। और पूरे वर्ल्ड वाइड कोडेक्स रूल्स, अगर आपने नाम सुना होगा तो कोडेक्स गाइडलाइंस है। एफएसएसआई ऑफ कोर्स इज इन हार्मनी विद कोडेक्स गाइडलाइंस। जो भी कोडेक्स गाइडलाइंस जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, वही एफएसएसआई हमें गाइडलाइन करता है। और हमें एज ए अवेयर कंज्यूमर, अलर्ट कंज्यूमर, हमें पता होना चाहिए कि एफएसएसआई ने फोस्पोस करके एक पोर्टल ओपन किया है, जिसके तहत हमें बहुत सारी चीजें पता हो सकती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी एफएसएसआई ने और ज्यादा बढ़ाई है। मतलब यहाँ पे अगर मैं नेस्ले डालू तो नेस्ले की कंपनी कहाँ कहाँ पे है, सच में वो कंपनी एग्जिस्टिंग है या नहीं, अगर वो एग्जिस्टिंग नहीं है तो उसके उसमें मिलने वाला, मतलब वो जो एड्रेस फूड है वो सच में अच्छा सेफ है या नहीं, इन सारी सारी चीजें, या फिर कंज्यूमर कंप्लेंट्स है, या फिर लेबोरेटरी में चेक किए हुए रिजल्ट्स है। पेस्टिसाइड का रिजल्ट मुझे अगर देखना है, किसी कंपनी कोई लेबोरेटरी में चेक किए हुए पेस्टिसाइड्स का रिजल्ट मुझे देखना है, या फिर कोई भी चीज मुझे देखनी है, तो फोस्फोस इज द वन स्टॉप ऑप्शन फॉर ऑल, मतलब कंज्यूमर के लिए भी और फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए भी। यहाँ पे आप अगर देखो एक बार, आप पोर्टल अगर चेक करो तो हमें यहाँ पे सारे ट्रांसपेरेंट सभी मटेरियल्स हमें मिल सकते हैं, जहाँ पे हमें एक नजर तो डालनी चाहिए, मतलब ये हमारे काम की चीज हो सकती है। और क्या अगर आज मैंने कोई चीज लाई, खाने की चीज लाई, अगर वो एक्सपायर्ड है, मतलब उसमें कुछ वियर्ड थिंग मुझे नजर आई, ब्रेड लाया लेकिन ब्रेड में बिल्कुल भी वो अनसेफ है, मुझे दिख रहा है कि फंगस आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाके, इस साइट पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हूँ, और एफएसएसआई उस पर एक्शन ले सकता है, जो भी उनके प्रिस्क्राइब एक्शन है, रिकॉल है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मैगी के केस में हुआ था कि मैगी के केस में पूरा लीड और उसमें एमएसजी ज्यादा आने के तहत उसमें सारे प्रोडक्ट वापस मंगाए गए थे, राइट। तो ऐसे होने तक हमारे, अगर मैंने वो ब्रेड के लिए कंप्लेंट कर दी, तो पता है अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, कि मैं और दो चार मेरे पड़ोसियों को बताऊंगी, या फिर एफएसएसआई ने उसने एक्शन, उस कंपनी पे एक्शन ले ली, तो उस कंपनी में और ज्यादा अलर्टनेस आएगा, और ज्यादा अवेयरनेस आएगा, वहां के मैनेजर्स जो भी स्टाफ है और अलर्ट होगा। उसके अलावा बाकी सारे जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, फूड मैन्युफैक्चरर्स है, वो भी अलर्ट हो जाएंगे। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, हमें सेफ फूड मिलेगा, और यही हम चाहते हैं, राइट। यही हमारा एक मोटिव है कि हमें सेफ फूड मिले, बिकॉज सेफ फूड इज अवर राइट, अवर कंज्यूमर्स राइट, एंड मेकिंग सेफ फूड, preparing safe food is the responsibility of food business operator, राइट। सो ये हमें एज ए अलर्ट कंज्यूमर हमें ज्यादा ध्यान देना, इसलिए अवेयर होना ज्यादा जरूरी है। सो नेक्स्ट वन, जैसे मैंने बोला कि आज का युग रासायनिक युग है, तो कलरफुल भी बहुत है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, रंगी बिरंगी चीजें, कलरफुल चीजें हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, स्पेशली हमारे बच्चों को। वो जेम्स की गोलियां हो गई या फिर पेस्ट्रीज हो गई, बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, राइट। लेकिन फिर अगर
एफएसएसएआई ने जो कि इंडिया का एक फूड रेगुलेटर है, एफएसएसएआई ने कलर्स प्रिस्क्राइब किए हैं जो फूड ग्रेड होने चाहिए। अगर मैं ब्लू कलर मुझे यूज करना है तो ब्लू एचसीएफ नाम का एक फूड ग्रेड कलर है, वही मैं यूज करूंगी। इसके अलावा कोई भी ब्लू कलर का डाई है वो मुझे यूज करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो फूड ग्रेड नहीं है। और नॉन फूड फूड ग्रेड जो डाइज रहते हैं, जब भी हम देखते हैं कि वो एफएसएसएआई ने अलाउड नहीं किए, और जो भी फूड ग्रेड भी डाइज है वो डाइज भी अंडर सर्टन लिमिट ही यूज करना चाहिए। सो दिस इज टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर। जब भी हम देखते हैं कि रोड साइड पे जो ठंडा गोला हम बोलते हैं कि आइस गोला जिसे हम बोलते हैं कि उसमें पता नहीं अब वो आइस गोला जो बेच रहा है उसको ये सारे नॉर्म्स पता है कि नहीं, लेकिन फिर अल्टीमेटली दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव टू कंज्यूम दैट फूड और नॉट, बिकॉज उस तक उसके हद तक ये सारी चीजें पता है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन एज ए अलर्ट कंज्यूमर हमें तो पता होना चाहिए कि ब्लू कलर या फिर ग्रीन कलर जो भी यूज करने वाले कलर्स है वो सारे प्रिस्क्राइब कलर्स होने चाहिए। जब भी हम घर में भी खाने का कलर लाते हैं तो उसमें हमें टेक्निकल वर्ड, उस समझो मैं ब्लू कलर लाती हूँ तो ब्लू कलर में ब्लू एचसीएफ जैसे टेक्निकल उसका जो मटेरियल है उसकी प्यूरिटी है वो सारे उस डिब्बे पे हमें चेक करके लाना चाहिए। अगेन उस डिब्बे पे भी एफएसएसएआई का लाइसेंस नंबर है, मतलब वो एफएसएसएआई अप्रूव्ड है, यह हमें चेक करना चाहिए। देखा जाए तो फूड कलर हम कितना यूज करते हैं, बहुत ही कम, एकदम चुटकी भर ही यूज करते हैं, चुटकी भर से भी कम। लेकिन पता है उसके इफेक्ट्स कितने हार्मफुल हो सकते हैं हमारे शरीर पे अगर वो फूड ग्रेड नहीं है तो दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक थिंग। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे ध्यान देना चाहिए। बहुत ही चीजें बहुत ही बेसिक हो सकती है, बहुत सिंपल हो सकती है, लेकिन फिर उसके रिजल्ट जो है वो बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। हमारी किडनी भी सहेगी, बहुत सहेगी, लीवर भी सहेगा, लेकिन वो भी कितना वो कलर डाइजेस्ट करेगा। अगर हमारे घर में बहुत आदत है कि बच्चों के वास्ते बहुत ही कलरफुल हम लाते हैं, बहुत ही कलर वाले बहुत हम ज्यादा खाते हैं ऐसे आइटम्स, बेकरी आइटम्स है अगर हम बोलते हैं तो, लेकिन फिर हम कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे, वो भी हमारा लीवर भी कितना डाइजेस्ट कर पाएगा। सो दिस ऑल शुड बी रेगुलेटेड। हमारी सेफ्टी लिमिट हर कलर के लिए प्रिस्क्राइब की हुई है। सो हियर वी नीड टू पे अटेंशन। ब्रेड, अब ब्रेड में भी पता नहीं बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। अगर वो ब्रेड अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी का है तो उसमें तो पूछो मत, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स नहीं सॉरी प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे यूज किए जाते हैं। तो उसमें से एक पोटेशियम ब्रोमाइड है जो कि पहले यूज किया जाता था, लेकिन अभी वो बैन किया गया है पूरे वर्ल्ड वाइड। एफएससीआई ने भी पोटेशियम ब्रोमाइड को बैन किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्रेड लेने जाओगे तो उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड ये लिखा हुआ नहीं है, ये आप जरूर चेक करना। सो पोटेशियम ब्रोमाइड, क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड जब स्टडी हुआ तो पोटेशियम ब्रोमाइड बहुत ही हमारे लिए घातक है ऐसा साबित हुआ। सो every country has banned potassium bromide as a preservative in manufacturing of bread. अगर आपको मशरूम बहुत पसंद है तो यू कैन हैव इट, बिकॉज मशरूम इज रियली वेरी न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड। लेकिन आपको साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कुछ जो स्पेसीज है, कुछ जो प्रजाति है मशरूम की जो जाति है वो डेडली पॉइजनस भी हो सकती है। सो आज ही टेक्नो फूड कंसल्टेंसी ने एक पोस्ट किया है कि मतलब किस टाइप के मशरूम्स सेफ है, मतलब एडिबल है, और किस टाइप के नहीं है। So whenever you are having mushroom soup or any you are buying mushrooms from any retail outlet, that retail outlet should be trustworthy, right? Your source of buying should be trustworthy. And very easy thing is that you should Google before you are eating. तो दिस इज वेरी इजी थिंग। अगेन यहाँ पे मैंने गेहूं का एक इमेज दिया है। गेहूं में भी जैसे ये कुछ गेहूं एकदम काले हुए रहते हैं, लेकिन कुछ गेहूं एकदम चिबेल्ड रहते हैं जो हम
फेंक देते हैं। जब भी हम चक्की में आटा पीसने जाते हैं तो पहले वो हम सब फेंक देते हैं, राइट? सो इसके पीछे वजह भी यही है कि फ्यूजेरियम नाम का एक वायरस है, एक फंगस है। तो ये फंगस के बहुत ही डेडली इफेक्ट्स हमारे शरीर पे हो सकते हैं। सो दिस इज द रीजन, जो भी आज हम भले ही, जो भी चक्की आटा है हम बाहर से ही लाते हैं, लेकिन फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये कि फूड बिजनेस मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो जब भी ये सब प्रिपरेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर तक सेफ फूड पहुंचे। सो this is the there is the here lies the risk. These are the chemical type of safety parameters that we should take every time and each time to make our food more safe, more healthy. अगर वो सेफ है तब भी वो न्यूट्रिशियस और हेल्दी होने का फायदा हमें मिल सकता है, राइट? सो सेफ्टी शुड बी अवर प्रायोरिटी। अब ट्रांसफैट्स भी अभी जब भी हम चेक करते हैं, ट्रांसफैट्स का नाम ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा कि ट्रांसफैट्स हमारे लिए कितने हार्मफुल रह सकते हैं। आफ्टर सर्टेन लिमिट, आफ्टर सर्टेन डिपोजिशन ऑफ ट्रांसफैट्स, वो हमारे लिए घातक हो सकते हैं। वो हमारे लिए ब्रेन्स या फिर एसिडिटी, हार्ट डिसीजेस, किडनी, लिवर, सारे हमारे ऑर्गन्स के लिए घातक हो सकते हैं। सो जब भी हम घर पे तेल का इस्तेमाल करते हैं तो तेल से भी ट्रांसफैट्स जनरेट हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ही। तो दीज आर द एफ्लाटॉक्सिन्स, ये भी नाम आपने सुना ही होगा कि एफ्लाटॉक्सिन्स आर द नेचुरल ग्रोइंग फंगस, नेचुरल ग्रोइंग फंगस लाइक कमोडिटीज लाइक ऑनियन। जब भी हम देखते हैं कि कभी कभी ऑनियन अगर हम काट रहे हैं तो उसमें ऐसे ब्लैक कलर का फंगस आया हुआ है, ब्लैक कलर का कुछ मटेरियल चिपका हुआ है। सो बेस्ट प्रैक्टिस while cutting onion is just remove the outer layer also, inner layer also। मतलब हमें ऑनियन की एक लेयर बचाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें जस्ट एक लेयर के साथ पूरा वो बाहर का कवर फेंक देना चाहिए। आफ्टर कटिंग ऑनियन ऑल्सो, हमें ऑनियन जो हम दो हाफ पीसेस करते हैं, टू हाफ करते हैं ना उसके, तो वो भी हमें धो के लेने चाहिए फॉर अ सेफ्टी काइंड, फॉर अ सेफ्टी से, राइट? हमें नाइफ भी धोने चाहिए। ये सब मैंने अभी जब मैं पढ़ा, जब मैं प्रोफेशनल गृहिणी बनी तो मैं ये सब प्रैक्टिस करती हूँ और करनी भी चाहिए, क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन मतलब ये जो ब्लैक कलर का केमिकल है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। दिस इज वन ऑफ द कैंसर कॉजिंग एजेंट, राइट? दिस इज कार्सिनोजेनिक। So this practice should always practiced in case of garlic also। जब भी हम लहसुन भी कभी कभी छीलते हैं तो लहसुन में भी ये सब लगा हुआ रहता है। तो आफ्टर हम जब भी लहसुन पूरा छीलते हैं तो लहसुन की जो कलियां हैं वो भी हमें पूरी वॉश करके लेनी चाहिए। उसके साथ साथ हम कभी देखते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन मूंगफली पे भी बहुत आता है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा, इमेज में डाला है कि इसलिए मूंगफली भी हम जब किराना में लाते हैं तो वो हमें रोस्ट करके हम रखते हैं। सो दिस इज अवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कि why we always roast peanuts before storing them। जब भी गीला है या फिर ये मानसून सीजन है, मानसून सीजन में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। सो हमें ये सब प्रैक्टिस जो भी पहले से चलती आ रही है ये सब फॉलो करना चाहिए। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में बहुत ही आसानी से मूंगफली, पीनट्स बहुत ही आसानी से रोस्ट कर सकते हैं विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम। तो ऐसी मसालों की भी बहुत सारी चीजें रहती है, कौन है, तो ये सारी जो चीजें रहती है इसपे एफ्लाटॉक्सिन का की ग्रोथ आपने देखी होगी। मक्का है, मक्का में भी एफ्लाटॉक्सिन बहुत ही ग्रो होता है और दिस इज द रीजन कि मक्का है या फिर मूंगफली है, ये सब हम यहाँ पे मैंने जो एक फ्लो चार्ट बताया है कि कैसे एफ्लाटॉक्सिन फूड चेन में एंटर करता है। देखो हम गाय को क्या खाने में देते हैं, मतलब गाय को फीड क्या करते हैं कि मूंगफली है या फिर उसका कवर है या फिर मक्का है या फिर ऐसे कोई भी चीज है, अगर उनमें ऑलरेडी एफ्लाटॉक्सिन है
तो वो दूध के जरिए, गाय के डाइजेशन सिस्टम से दूध के जरिए हमारे ह्यूमन कंजम्पशन में आ सकती है। 2019 में ही पूरे भारत में वर्ल्ड नेशन वाइड मिल्क सर्वे हुआ था, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन M1 जो दूध में पाया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन M1 जो कि एक कार्सिनोजेनिक भी है और नेचुरल टॉक्सिन है, वो सारे उसके लिए सैंपल्स चेक किए गए थे, पूरे नेशन वाइड सैंपल्स चेक किए गए थे। तो कुछ ही सैंपल्स थे, बहुत ज्यादा हमें फिक्र करने की जरूरत है नहीं, लेकिन सैंपल्स बहुत ही, FSSAI ने जो भी रिपोर्ट पब्लिश किया है उसके हिसाब से बहुत ही कम सैंपल्स में एफ्लाटॉक्सिन M1 पाया गया था जब भी उसकी लैब टेस्ट की गई थी। और M1 जैसे कि मैंने बताया कि बहुत हार्मफुल है। सो अभी हमें मार्च में, अप्रैल में हमने वर्ल्ड ओशन डे भी सेलिब्रेट किया, मतलब ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड ओशन डे। क्यों सेलिब्रेट किया गया, क्यों ऑब्जर्व करते हैं हम ये वर्ल्ड ओशन डे? कि अभी पोल्यूशन के जरिए भी ओशंस में या फिर समंदर में जो भी नॉनवेज फूड है, जैसे मच्छी है या फिर और सी फूड है, सी फूड में भी हेवी पोल्यूशन है। मतलब अभी इफ्लुएंट्स जो भी खराब पानी, इफ्लुएंट पानी जो छोड़ते हैं वो समुद्र में ही छोड़ते हैं और वो फाइनली ओशंस में भी पहुंचता है। तो वो इफ्लुएंट्स में जो भी हेवी मेटल्स है, लीड है या फिर और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स है, वो पोल्यूटेंट्स इन सी फूड या फिर फिश फूड के जरिए हमारे फूड चेन में एंटर कर रहे हैं। तो इसके सेफ्टी के लिए, ये इसके लिए एक अवेयरनेस आने के लिए ये वर्ल्ड ओशन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमें पता चले कि हमें भी पता चले और हमें भी ये केयर करना चाहिए एज ए फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर एज ए कंज्यूमर, कि हम ऐसी चीजें हमें पता भी होनी चाहिए कि फूड चेन से भी ये चीजें हमारे शरीर में एंटर हो रही है। और इसके इफेक्ट्स है ना, वो जल्दी नहीं दिखाई देते, पता है, इसके इफेक्ट्स है ना बहुत ही लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन वो स्लोली 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 हमें दिखाई देंगे। कुछ चीजें हमें, कुछ कुछ जो पोल्यूटेंट्स है या फिर कुछ कुछ अडल्ट्रेंट्स हमें, कॉन्टेमिनेंट्स है, वो हमें जल्दी से उसका इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो अडल्ट्रेंट्स है, कुछ कुछ कॉन्टेमिनेंट्स है, वो हम जल्दी से इफेक्ट स्लोली, हम बोलते हैं ना साइलेंट किलर, उस टाइप में। तो दीज आर टोटल नीड्स। सो जब भी आप सी फूड या फिर आपको फिश वाला फूड पसंद है, नॉनवेज फूड पसंद है, तो आपका जो भी बाइंग सोर्स है, रिटेल आउटलेट है, वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। नमक भी आप देख लो, नमक के भी मार्च में हमने वर्ल्ड सॉल्ट अवेयरनेस वीक मनाया, तो नमक में भी मैंने ये बात बताई थी मनस्विनी के प्लेटफॉर्म पे ही, कि नमक भी ऐसा हो सकता है। अभी हम बोलते हैं कि समुद्र के किनारे से नमक तैयार होता है, ये बात हमें पता है। तो पोल्यूटेंट्स की वजह से ये नमक भी बहुत ही पोल्यूटेड हो सकता है, राइट? सो दिस कैन बी पॉसिबल, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, मतलब हमें ये पता होना चाहिए। सो बाइंग योर गुड्स फ्रॉम ट्रस्टवर्दी सोर्स हैज बिकम वेरी needful thing in today's era, right? So these are the natural plus man-made एफ्लाटॉक्सिन्स या फिर कॉन्टामिनेंट्स। सो इसीलिए पता है कि अभी ये फूड चेन में एंटर हो रहा है। सो इसलिए हम हमारे ही सेहत का ख्याल रखें, ऐसे नहीं है। हम हमारे घर पे जो भी गाय जैसे जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है या फिर सी ओशंस में भी जो भी फूड है, इसके प्रति भी एक वर्ड यूएनओ ने बनाया है, मतलब WHO ने बनाया है, FAO WHO ने बनाया कि वन हेल्थ हैज बीन कैटेगराइज्ड फॉर ईच एंड ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब हम हमारा जैसे ख्याल रखते हैं, वैसे ही अगर हम ख्याल डोमेस्टिक एनिमल्स का और प्लांट्स का भी रखें, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। अगर ये सारी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, तो ओवरऑल जो फूड हेल्थ रिस्क है, फूड से फूड बॉर्न डिसीजेस जिसे हम बोलते हैं, कि ये भी कम हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, वेरी conspicuous and worldwide concept, one health, which should be applied everywhere. तो नेक्स्ट वन, हमारे ऐसी कुछ आदतें हो सकती है घर पे अगर हम खाना बना रहे हैं, तो ऐसी कुछ हमारी आदतें हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, तो वो हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इस स्लाइड से आगे।
ऑयल, ऑयल के बिना कुछ भी नहीं होता, राइट। हमें ऑयली चीजें बहुत पसंद नहीं है और कभी कभी हम बहुत उसके लिए कॉन्शियस भी हो जाते हैं, राइट। सो हमें कॉन्शियस कहाँ होना है, तो हम ये देखेंगे, हम कभी कभी घर पे चिप्स बनाते हैं या फिर फ्रेंच फ्राइज बनाने का हमारा मूड रहता है। जब भी हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, तो जब भी उसके हम क्यूब्स करते हैं या फिर उसके स्लाइसेस जो भी करते हैं, तो पोटैटो के स्लाइसेस हमें ऑलवेज हम वॉश करके लेते हैं। आपको अगर याद है तो हमारी मम्मी जब स्लाइसेस बनाती है या फिर वेफर्स बनाते टाइम उसको, उसका स्टार्च सारा निकाल दिया जाता है। इसका रीजन भी यही है कि स्टार्च अलोंग पोटैटो, पोटैटो के साथ अगर स्टार्च अगर हम तेल में बहुत ज्यादा फ्राई करें, जैसे फ्रेंच फ्राई के प्रोसेस में हम करते हैं कि बहुत ज्यादा उसे फ्राई करना पड़ता है, तो वो स्टार्च अगर हमने धोया नहीं, निकाला नहीं, तो एक एक्रोलिनामाइड नाम का एक कंपाउंड तैयार होता है, जो कि अगेन वो भी एक कार्सिनोजेनिक हो सकता है। सो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग टू वॉश द पोटैटोज आफ्टर कटिंग इट इफ यू आर डीप फ्राइंग पोटैटोज। अगेन यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला है कि जो मोस्टली अगर हम चाइनीज फूड पसंद करते हैं, क्योंकि चाइनीज फूड में ऐसे मतलब स्टीयर फ्राइंग जिसे हम बोलते हैं कि मतलब पैन हमें हिला हिला के वो फूड बनाया जाता है, राइट। मतलब उसका फ्लेवर तभी उतरता है। लेकिन इस टाइप के फूड में भी ट्रांस फैट, जिसका नाम हमने सुना हो, ट्रांस फैट्स और फ्री रेडिकल्स भी तैयार होते हैं। तो चाइनीज फूड भी एक ऐसी चीज है जिसे हम बोलते हैं कि वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ऐसे ओवरऑल हम बोलते हैं। तो इसके पीछे ये भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि होता है कि स्टीयर फ्राइंग से जो भी फ्री रेडिकल्स तैयार हो सकते हैं, तो वो और कैसे हो सकते हैं वो हम देखेंगे। जब भी हम ऑयल को हीट करते हैं, समझो हम डीप फ्राई कर रहे हैं या फिर तड़का लगा रहे हैं, तो ऑयल को हम हीट करते हैं पैन में, राइट। तो जब भी हम पैन ऑयल हीट होता है, तो उसकी जो लंबी वाली चेन होती है, उसका जो कंपोजिशन है वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है हीट की वजह से। तो अगर हम डीप फ्राई की प्रोसेस कर रहे हैं, तो डीप फ्राइंग प्रोसेस में भी ऑयल को हम बहुत ज्यादा देर तक रखते हैं फ्लेम पे, मतलब उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, तो और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स जिसका हमने नाम सुना है, और हम ऐसे बोलते हैं कि फ्री रेडिकल्स हमें हमारे लिए बहुत ही घातक घातक है, और वो वन ऑफ द रीजन है कैंसर का, कैंसर होने का एक वन ऑफ द रीजन है फ्री रेडिकल्स, राइट। तो ये लंबा वाला ऑयल जो है वो कट 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 करके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, जिसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स इसलिए हम बोलते हैं कि डीप फ्राइड जो ऑयल रहता है ना, वो सिर्फ एक बार ही यूज करना है, क्योंकि उस ऑयल में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बने हुए रहते हैं, मतलब वो जम जाते हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। और उसके साथ साथ ट्रांस फैट्स भी तैयार होते हैं। ट्रांस फैट्स भी हमें पता है कि हमने पहले भी देखा है कि ट्रांस फैट्स आर नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ। ट्रांस फैट्स गुड कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डीप फ्राइड जो भी ऑयल रहता है वो हमें बस एक ही बार यूज करना है। हमें एक ही तेल में, एक ही तले हुए तेल में बार बार चीजें नहीं बनानी चाहिए। सो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द टेक्निकल लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग। तो हमें ये याद रखना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी स्मोक पॉइंट जैसे हम बोलते हैं कि कढ़ाई शुरू है और हम समझो गरम गरम पूरियां निकाल रहे हैं, तल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि स्मोक सा आ जाता है, धुआं सा हो जाता है, राइट। तो इसी टाइम हमें टेम्परेचर बंद कम करना है या फिर गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, क्योंकि वो ऑयल का स्मोक पॉइंट जिसे हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं आ जाता है, जिससे ऑयल खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पॉज लेना है, स्टॉप लेना है, और फिर फ्लेम ऐसी एडजस्ट करनी है कि हमें इसका स्मोक पॉइंट ना आए, ऐसी हमें फ्लेम ऑयल की हमेशा एडजस्ट करनी है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि तेल में अगर हम कुछ डीप फ्राई कर रहे तो उसमें खाने के पार्टिकल, जैसे हम करंजी समझो कुछ फ्राई कर रहे हैं कि पूरी के आटे के कुछ कण, कुछ जो पार्टिकल्स है वो एकदम नीचे बॉटम पे बैठते हैं, तो ये भी पार्टिकल फ्री रेडिकल्स और ट्रांस फैट्स तैयार करने में मदद करते हैं।
तो इसलिए हमारे यहाँ ये भी एक प्रैक्टिस है कि अगर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स अगर बॉटम पे बचे हैं, आए हैं, तो हमें वो ऑयल ठंडा करके फिल्टर करके फिर यूज करके लेना चाहिए। सो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऐसे है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो रोटी पे हमें तेल तवे पे या फिर पैन पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। बहुत हाउस वाइफ्स की ऐसी आदत होती है कि गरम गरम तेल हम रोटी पे लगाते हैं। इससे रोटी तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन वो ऑयल जब जब भी हम रोटी पे लगाते हैं तो उससे जो हाई टेम्परेचर रहता है, राइट, पैन का हाई टेम्परेचर रहता है, और जो ऑयल जब हम रोटी पे लगा के रोटी सेकने के लिए पलटते हैं तो उससे जो फ्यूम्स आती है, दीज फ्यूम्स आर आल्सो काइंड ऑफ हार्मफुल फ्यूम्स। तो ये फ्यूम्स हम सूंघते हैं या फिर हमारे शरीर में जाती है। सो दिस प्रैक्टिस शुड टोटली अवॉइडेड। आपको याद है तो हमारे मम्मी या फिर नानी पर नानी जो भी रोटी बनाती थी तो वो रोटी तवे से नीचे लेके फिर उस पे ऑयल लगाती थी, राइट। आपको याद आ गया होगा जब मैंने ये बात आपको बताई। तो हमें भी वैसे सेम प्रैक्टिस फॉलो करनी है, ना कि हमें तवे पे ऑयल लगाना है। हम ऑयल कभी कभी जल्दी से गैस के पास या फिर जहाँ पे सनलाइट आती है, धूप आती है, यहाँ पे जल्दी से रख देते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। लेकिन हमें ये भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सनलाइट और धूप, हीट, गैस की फ्लेम मतलब टेम्परेचर, ये सारी जो चीजें हैं वो फ्री रेडिकल्स तैयार होने में मदद करते हैं। सो हमें ऑयल ऐसी जगह रखना चाहिए, जब भी हम ऑयल का पाउच भी लाते हैं तो उसके कवर पे भी मतलब उसके पैकेज पे भी, उसके लेबल पे भी ये चीज लिखी हुई रहती है कि स्टोर दिस ऑयल इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। याद आ गया ना आपको? तो हमें यहाँ पे ये चीज फॉलो करनी है क्योंकि धूप, ये भी जो भी मैंने अभी बताया, धूप या फिर सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें ट्रांसफैट तैयार करती है, फ्री रेडिकल्स तैयार करती है। तो हमें ऑयल है वो भी, अगर हम तला हुआ ऑयल है, एक बार फ्राइड किया हुआ ऑयल है, अगर वो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी वाली थिंग है ये भी। क्योंकि हम एक बार फ्राई किया हुआ ऑयल सच में हम फेंक नहीं दे सकते, क्योंकि ऑयल की अगर आप प्राइस देखो आज बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो अगर आपका ऑयल, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो हमें कहाँ पे यूज कर सकते हैं सेफली। हाँ, अगर एक बार फ्राई किया हुआ ऑयल अगर आप स्टोर करते हो ऐसे ट्रांसपेरेंट कंटेनर में, और क्लियर कट अगर आपको दो लेयर दिखाई दे रहे हैं, एक डार्क लेयर है, एक थोड़ा डार्क है, और एक फेंट लेयर है, तो ये ऑयल हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये ऑयल हमें डिस्कार्ड कर देना है, ये ऑयल हमें फेंक देना है, क्योंकि ऐसा अगर ऑयल आपको दिख रहा है तो ये बहुत ही खराब हुआ है, खराब हो गया है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही खराब हो गई है यूज करके, मतलब फ्राई करके। ऑयल कभी कभी हम बहुत डीप फ्राई करते हैं तो उसका कलर भी बहुत चेंज हो जाता है, राइट। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा उसका कलर ग्रीन ब्लू हो जाता है, तो ये ऑयल भी हमें, हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें टोटली उसके प्राइस को ना देखते फेंक देना चाहिए, क्योंकि नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन अवर हेल्थ। वो मोदी जी बोलते हैं ना कि जान है तो जहां है। सो वी शुड प्रैक्टिस सच सेफ प्रैक्टिसेस व्हाइल यूजिंग ऑयल। So we should ultimately we should be smart with our oil. So अगर एक बार फ्राई किया हुआ ऑयल हमें फिर से फ्राई नहीं करना है और फेंक भी नहीं देना है, तो हमें वो कहाँ पे यूज करना चाहिए, राइट। तो जब भी हम रोटी बनाते हैं तो रोटी को अंदर से लगाने के लिए हमें उसे यूज करना चाहिए। जब भी हम कोई ड्राई चटनी लेते हैं तो वो ड्राई चटनी में कभी कभी हम ऑयल लेते हैं, तो एक बार फ्राई किया हुआ ऑयल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम बहुत ही तरी वाली सब्जी बनाते हैं, राइट, ब्रेड के साथ खाने के लिए, या फिर मिसल पाव, जो भी तरी वाली सब्जी है, तो ऐसी सब्जी बनाते समय एक बार तड़का होने के बाद ऊपर से ऑयल हमें या ऐड करना चाहिए। तो याद रहे कि ऐसा जो ऑयल है हमें फिर से गर्म ना हो। अगर हम उसको फिर से गर्म करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है, कटिंग कटिंग एंड फ्री रेडिकल्स ट्रांसफैट्स। सो
ऐसे हमें एप्लीकेशंस उसके रीयूज्ड ऑयल के ऐसे होने चाहिए कि वो ऑयल फिर से गर्म ना हो। तो जो भी मैंने एप्लीकेशंस आपको बताया है, जो मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी सासू माँ भी प्रैक्टिस करती है कि तो वो ऑयल फिर से गर्म ना हो। सो वन वन मोर टेक्निक, फूड टेक्नोलॉजिकल टेक्निक इज देयर कि फ्राई पाउडर, शायद आपने नाम सुना होगा कि ये पाउडर अमेजोन पे भी या फिर ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी इजीली अवेलेबल है। फ्राई पाउडर क्या करती है, अगर हम फ्राई पाउडर डालें, जब भी हमारा ऑयल गर्म है, हमें कोई भी चीज डीप फ्राई करनी है, पकोड़े हम गरम कर रहे हैं, मतलब फ्राई कर रहे हैं, तो जब भी हमारा ऑयल कढ़ाई में गर्म होता है तो हम चुटकी भर अगर उसमें फ्राई पाउडर या फिर उसकी क्वांटिटी उसके लेवल पे दी हुई रहती है कि फ्राई पाउडर हमें उसमें कितनी डालनी है। तो अगर हमें उस छोटी सी थोड़ी पाउडर उसमें क्वांटिटी डाल दी वो फ्राई पाउडर की, तो व्हाट डज एग्जैक्टली दिस फ्राई पाउडर, हमें आजकल हम बहुत ही डाइट कॉन्शियस है, तो फ्राई पाउडर आपके लिए बहुत ही सेहतमंद या फिर क्या बोलते हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है कि ये फ्राई पाउडर जो है, अगर हम पूरियां तल रहे हैं तो कम ऑयल ये फूड एब्जॉर्ब करेगा। जब भी आप उसमें फ्राई पाउडर डालोगे तो फस फस ऐसे आवाज होगा, वो फ्राई पाउडर नीचे बॉटम पे बैठ जाएगी, और फिर हम जब पूरियां स्टार्ट कर फ्राई करेंगे तो फिर ये ऑयल कम तेल पियेंगे। ऐसे हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ही स्टिकी ऑयली नहीं बनेगा आपका फूड, ये फ्राई पाउडर का ये मैजिक हम बोल सकते हैं। सेकेंड सेकेंडली ये जो ऑयल है उसमें जो मैंने स्मोक पॉइंट बताया, मतलब धुआं हाई टेम्परेचर पे भी थोड़े कम निकलेगा या फिर लेट निकलेगा, मतलब जो फ्री रेडिकल्स का टेंशन है वो भी नहीं है। तो ये फ्राई पाउडर हमें इस चीजों में सेहतमंद हो सकती है। तो यू कैन यूज फ्राई पाउडर, इट इज बेटर टू यूज फ्राई पाउडर। जो भी तेल बचा हुआ है, रीयूज ऑयल हम बोलते हैं कि उसमें ऑलरेडी डिग्रेडेशन मतलब विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई होती है, तो इसलिए ये तेल भी हमें ज्यादा देर तक, मतलब ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 या 3 दिन में हमें इसे खत्म करना चाहिए। ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक हमें इसे यूज नहीं करना है। सो दिस ऑल अबाउट ऑयल। ऑयल के बारे में हम कितना भी बोलो तो बहुत ही कम है। आई थिंक टेक्नो फूड कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पे ऑयल के बारे में 2-3 वीडियोस हैं, यू कैन चेक इट आउट, रिलीज किए हुए हैं ये वीडियोस। सो नेक्स्ट नेक्स्ट वन, जो भी हमारी कुछ आदतें कुछ या फिर कुछ चीजें ऐसी ऐसी होती है हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे पालक हो गया। पालक को हम ऐसे बोलते हैं कि पालक को हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह क्या है कि पालक अगर हम कच्चा खाएं तो पालक में ऑक्जेलिक एसिड नाम का एक कंपाउंड, एक केमिकल होता है। वो केमिकल क्या करता है कि हमारे शरीर में जो आयरन है उसको बाइंड करके लेता है, राइट। मतलब आयरन हमें मिलने नहीं देता ये ऑक्जेलिक एसिड जो कि पालक में प्रेजेंट हुआ रहता है। इसलिए पालक को हमें बहुत ही अच्छे से कुक करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए। कम से कम पालक 3 से 4 मिनट कम से कम कुक करना चाहिए, वो अच्छे से पकना चाहिए, और उसके बाद उसका जो भी इंटेंडेड यूज है वो हमें करना चाहिए। राजमा की भी सेम थिंग है। राजमा में तो ऑक्जेलिक एसिड मे नॉट बी दैट मच हार्मफुल फॉर अस एज इन पालक, बट राजमा में अगर एक साइनाइड नाम का एक केमिकल है जो अगेन एक कार्सिनोजेनिक है, बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है, जो अच्छे से पकने से ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो राजमा जैसी चीजें हमें अच्छे से पकने के बाद ही खानी है। अगेन राइस है, राइस और पोटैटो की सब्जी, हम ऐसे कभी आपने सुना होगा कि राइस को फिर से गर्म नहीं करना चाहिए। इसका कारण भी यही है कि बोटुलिनम नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जब भी हम एक बार पकाया हुआ राइस है या फिर बटाटे की सब्जी है, पोटैटो की सब्जी है, इनमें एक बार आपने पका के रख दिया, फिर से अगर हम पकाए, हम फिर से उसको ऐसी चीजें पकाए कि उसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये बोटुलिनम नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ भी बढ़ते जाती है। तो अगर एडजस्ट करें ऐसे कि मतलब पोटैटो की सब्जी और राइस गर्मा गर्म ही खाएं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो राइस को हमें बहुत ही अच्छे से बस कढ़ाई में ही नहीं पकाना है, उसको फिर से गर्म करना है कुकर में, ताकि उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाए,
मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिस्क, जो बोtulinum है उसकी रिस्क नहीं रहनी चाहिए। वैसे भी हम बोलते हैं कि लिक्विड जो भी चीजें हैं वो हमें फिर से गर्म नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे भी रीजन यही है कि जो भी ऐसी चीजें हैं उसमें ठंडी भी है तो वो हमें खा लेनी चाहिए विदाउट गरम करके। अगर गरम कर रहे हो तो वो अच्छे से होना चाहिए। एडिक्वेट टेम्परेचर शुड बी रीच्ड व्हाइल री कुकिंग एंड रीहीटिंग। पोटैटो है, पोटैटो आपने देखा होगा कि आलू में कभी कभी ऐसा ग्रीन वाला पार्ट है रहता है, तो इस ग्रीन वाले पार्ट से भी हमें हार्म हो सकता है। सोलानिन नाम का एक केमिकल रहता है ऐसे ग्रीन वाले पार्ट में, वो अगर हम ज्यादा मात्रा में खा जाए तो वोमिटिंग टाइप हमें हो सकता है। शायद हमें ना हो, लेकिन बच्चों को, बच्चों की इम्यूनिटी वो पता नहीं कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे। सो दीज थिंग्स वी शुड ऑलवेज have our checklist on these things. एग है, अंडा है, अंडे में भी कभी हम अंडे पकाते हैं तो अभी जनवरी में बर्ड फ्लू आया था, राइट? सो कभी भी अंडे हम पहले धो के नहीं लेने चाहिए। हमारी शायद ऐसे आदत हो सकती है कि अंडे हम धो के फिर उसको पकाएं, उसको फिर हीट करें। तो सब्जी या फिर फलों जैसा उसको, हमें अंडे को कभी भी धोना नहीं चाहिए, क्योंकि अंडे का जो ऊपर का कवर होता है वो पोरस होता है। अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते भी है उसके सरफेस पे, उसपे, उसके कवर पे, अगर हम धोते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं, राइट? तो वो अंदर चले जाते हैं और वो हम फिर बाद में ऐसे ही अंडे पकाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वो हमारे फूड में चले गए, मतलब बाहर का कवर तो निकल गया, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्थ रिस्क, सेफ्टी रिस्क फिर भी उसके साथ बढ़ गई, राइट? सो नेवर वॉश योर एग्स बिफोर कुकिंग देम, ओके? तो अगेन एफएससीआई भी ऐसे ही सजेस्ट करता है, एफएससीआई की भी यही गाइडलाइन है कि 4 स्टेप्स, हाइजीनिक स्टेप्स एफएससीआई हमें बताता है कि क्लीन फर्स्ट स्टेप। जैसे हमने देखा कि क्लीनिंग इज द वेरी प्रायोरिटी, वेरी बेसिक स्टेप जो भी है हमें करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे होता है कि जो भी हम हैंड वॉश यूज कर रहे हैं, स्पेशली इन दिस कोरोना पैंडेमिक, ऐसे हो सकता है कि जल्दी जल्दी हम हैंड वॉश कर रहे हैं और जल्दी से आटा गूंथे, राइट? सो हाउसवाइफ्स ने हमें इससे बहुत ही ख्याल रखना चाहिए सॉरी, इस बात का कि ये केमिकल्स भी हमें अच्छे से वॉश आउट करने हैं, ताकि वो आटे में या फिर कोई भी चीज में उसका टॉक्सिफिकेशन ना हो, राइट? तो जल्दबाजी में शायद ऐसे हमारे से हो सकता है, लेकिन हियर वी नीड टू अलर्ट, राइट? कोई भी चीज हमें बहुत ही अच्छे से वॉश करके लेनी है। सेकेंड स्टेप इज सेपरेट। अगर हम नॉनवेज, स्पेशली नॉनवेज फूड मैंने लाया मेरे घर पे, चाहे मैंने चिकन लाया, चिकन जो भी मैंने, मुझे अभी लगता है वो मैंने एक साइड में रख दिया, और पकाया हुआ चिकन मैंने एक साइड में रख दिया, और रॉ चिकन मतलब जो पका हुआ नहीं है उस चिकन के मैंने फ्रिज में रख दिया। और वही हाथ अगर मैंने पके हुए चिकन पे लगाए, मतलब जो भी ग्रिल्ड है, जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो पके हुए चिकन पे अगर लगाए, मतलब जो भी रॉ चिकन पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया, किसके साथ? पके हुए चिकन के साथ, और फिर हम वही बिना सोचे खाएंगे। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट सेपरेट योर रॉ फूड एंड अनकुक फूड। मतलब रॉ फूड और जो भी पका हुआ फूड है वो हमें हमेशा सेपरेट कंपार्टमेंट्स होने चाहिए, फ्रिज में भी। और नाइफ जब भी हम यूज करते हैं तो इसके टाइम भी हमें ये सब चीजें, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन देखो आप उसका क्रॉस कंटेमिनेशन कितना हो सकता है। हमें पता है कि वेजिटेरियन फूड से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड से ही हमेशा फूड बॉर्न डिसीजेस फैलते हैं। आजकल हम एग्जांपल्स अगर हम देखें फूड की हिस्ट्री में, फूड बॉर्न डिसीज की हिस्ट्री में, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो एग्जांपल्स है, आउटब्रेक्स है, फूड डिसीज आउटब्रेक्स है, वो इससे ही फैले हुए, नॉन वेज फूड से ही फैले हुए। सो दिस इज वेरी बेसिक थिंग, राइट? थर्ड स्टेप इज टू कुक इट वे एट एडिक्वेट टेम्परेचर। जल्दी जल्दी है, जल्दी जल्दी पकाया, उसको अच्छे से पकाया नहीं, हाफ पकाया, मतलब अनकुक्ड है, थोड़ा सा पका हुआ है, थोड़ा सा नहीं पका हुआ है। दिस इज ऑल्सो वेरी हैजार्डस, वेरी डेंजरस थिंग। दिस कैन प्रूव वेरी डेंजरस टू अस। सेम रिस्क ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइज हियर ऑल्सो।
एडिक्वेट टेम्परेचर पे हमें उसे पकाना चाहिए। जो हम बोलते हैं कि मटन को या फिर नॉनवेज फूड को जो हम डिफ्रॉस्ट करते हैं, सो ये डिफ्रॉस्टिंग शुड टेक इट्स फुल टाइम, राइट? सो दिस थिंग वी शुड टेक केयर ऑफ। जैसे मैंने पालक का भी एग्जांपल लिया, ना कि ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन फूड आल्सो। जैसे मैंने राजमा और पालक का भी एग्जांपल लिया, फुल्ली उसे कुक्ड होने दो, मतलब इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्मिक रिस्क है या फिर केमिकल वाली रिस्क है उसको खत्म होने जाने को, जीरो रिस्क रहने दो, और फिर हैव योर फूड वेरी सेफली। फोर्थ स्टेप इज टू चिल द फूड। अगर हमने फूड बना के रखा है और हमें इंस्टेंटली यूज उसका नहीं करना है, इंस्टेंटली कंजम्पशन नहीं करना है, तो फ्रिज इज द बेस्ट ऑप्शन। चिलिंग द फूड इन द रेफ्रिजरेटर शुड बी वेरी वेरी दिस शुड बी आवर प्रायोरिटी। मतलब क्या कि फ्रिज का टेम्परेचर भी 10 है, 15 है, ऐसे नहीं होना चाहिए। फ्रिज का टेम्परेचर भी मिनिमम 5 डिग्रीज तक मेंटेन होना चाहिए, या फिर फ्रिज पे जो भी गाइडलाइंस है मानसून के हिसाब से या फिर विंटर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से जो भी गाइडलाइंस है वो हमें मॉनिटर करनी है। क्योंकि फ्रिज में भी अगर आप फूड रखते हो, पका हुआ फूड रखते हो, कि ऐसे नहीं कि फ्रिज में रख दिया और वो टोटली सेफ हो गया। फ्रिज में भी बढ़ने वाले, मतलब कम टेम्परेचर पे भी बढ़ने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट होते हैं, वो भी आपका फूड स्पॉइल कर सकते हैं, आपके फूड को अनसेफ कर सकते हैं। सो फ्रीज का टेम्परेचर भी हमें ऑलवेज बिलो 5 डिग्रीज मेंटेन करना है। अगेन यहाँ पे एक थोड़ी ट्रेडिशनल थिंग आपको लगेगी, लेकिन दिस इज अ वेरी हाइजीनिक प्रैक्टिस वी आर फॉलोइंग, वी शुड फॉलो, एंड अवर मम्मीज एंड ग्रैंडमाज आर फॉलोइंग दैट। हमारे जो जूठे हाथ होते हैं, हमें सिखाया गया है कि जूठे हाथ हम किसी यूटेंसिल को या फिर किसी बर्तन को या फिर पानी के ग्लास को नहीं लगाए। के पीछे कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? शायद हमारे एज में, मतलब मेरे एज की लड़कियां सोचेगी यार ये कितना ट्रेडिशनल है, मतलब कितना पारंपरिक है, ये हम क्यों फॉलो करें, ये कितना ओल्ड ट्रेडिशन वाला बात हो गई है कि जूठे हाथ किसी को मत लगाओ। आजकल मुझे कितनी जल्दी जल्दी रहती है, तो मैं ये क्यों फॉलो करूँ? सो लिसन, दिस इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। पहली बात, जब भी हम किसी डब्बे को जूठे हाथ लगाते हैं, तो पहले सीन थिंग्स आर व्हाट, कॉकरोचेस होते हैं, पहली पहली बात। सेकंड, इनविजिबल थिंग्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है? देखो, आज मैंने जल्दी जल्दी में जूठे हाथ एक डब्बे को, शक्कर के डब्बे को लगाए, नेक्स्ट दिन मुझे बहुत जल्दी है, फिर मैंने वैसे ही हाथ लगाए, मतलब उसी शक्कर के डब्बे को उसी जगह पे हाथ रखे काम किया, या फिर आटा गूंथने लगी, या फिर कोई भी क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया, तो कैसे हो सकता है? जो रात भर वो डब्बा वैसे रहा, मतलब जो झूठा उसका पोर्शन था, झूठे हाथ लगाया हुआ पोर्शन, वहां पे वाटर है, मतलब वाटर एक्टिविटी है, मतलब कुछ झूठा खाना है, झूठा पोर्शन है, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट्स ग्रोइंग। मतलब उसकी, वो कभी सेफ हो सकते हैं, कभी अनसेफ भी हो सकते हैं। हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा सेफ ही रहेंगे, ऐसे नहीं है, वो हमारे लिए अनसेफ भी साबित हो सकते हैं। तो दिस इज द इनविजिबल थिंग, दिस इज द मेन थिंग दैट वी शुड फॉलो। कॉकरोचेस तो हमें दिख जाएंगे, लेकिन फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हमें कैसे दिखेंगे? सो इसीलिए पहले से ये आदत है कि झूठे हाथ किसी बर्तन को ना लगाए। जब भी जो कल का खाना है वो उठा के हम पहले नीचे रखते हैं, फिर फ्रेश खाना बनाते हैं। ये जो भी पुरानी चली आती हुई जो ट्रेडिशंस है, जो भी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है, वो आज हम फॉलो करते हैं। आज हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं या फिर बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड हमें पढ़ने को मिलती है, लेकिन ये हमारे एंशियंट्स, हमें हमारी मम्मी, हमारी दादी, परदादी कितने पुराने सालों से ये फॉलो करती आई है। और this we should also follow, so that our next generations also will follow that. And this is after all good habit, this is also good habit, and this good habits also leads to safe food. So this is very basic thing I want to clear here, I want to stress here that we should follow these things also, कि आजकल मॉडर्न जमाना है इसलिए उसको भेज देना है ऐसे, मतलब वो नहीं करना है, ऐसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, राइट? सो अगेन यहाँ पे
यूटेंसिल also मैटर, कैसे हम मैटर कर सकते हैं। बहुत लोगों के घर में आज भी एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज होते हैं। ये एल्यूमिनियम क्या करता है पता है? अगर हम इसे, इसमें कोई खट्टी चीजें अगर हम लेते हैं, खट्टी चीजें बनाते हैं, तो वो खट्टी चीजें वो खट्टी चीजें एल्यूमिनियम बाइंड करके रखता है। और ये एल्यूमिनियम इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमें पता है कि एल्यूमिनियम भी बिल्कुल हमारे लिए गुड नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए। वो अल्जाइमर्स डिसीज या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। फिर अगेन एल्यूमिनियम फॉइल भी फिर कैसे सेफ रहेगी? एल्यूमिनियम फॉइल में भी हमें गर्म खाना पैक नहीं करना चाहिए। एल्यूमिनियम फॉइल इज आल्सो नॉट एट ऑल सेफ फॉर आवर सेल्स। इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल यू शुड यूज बटर पेपर, राइट? इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम वी शुड यूज, अगेन मैंने जैसे बोला कि पहले का जमाना आ गया है कि अर्दन पॉट्स, आयरन पॉट्स, आयरन यूटेंसिल्स आर वेरी हेल्पफुल इन दिस केस। नॉन स्टिक भी अगर आप यूज करते हो तो नॉन स्टिक में भी, उसमें भी हाई मेटल्स का रिस्क हो सकता है। लीड, जैसे हमें मैगी के केस में लीड मिला था, तो लीड, आर्सेनिक जैसे जो भी हेवी मेटल्स है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में ये आ सकते हैं। तो योर ब्रांड ऑफ नॉन स्टिक यूटेंसिल्स शुड बी ट्रस्टवर्दी, राइट? सो अगर किसी हमें ये थिंग तो पता ही है कि मतलब जो भी यूटेंसिल अगर उसका मेटल कोटिंग चला गया है, तो हमें ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए अगेन वो हेवी मेटल्स हमारे शरीर में एंटर हो रहे हैं। तो अगेन इफ यू आर यूजिंग माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का टेम्परेचर तो बहुत हाई रहता है, इसलिए अगर आप प्लास्टिक या फिर कोई भी चीज यूज कर रहे हो, तो प्लास्टिक में या फिर माइक्रोवेवेबल जो भी यूटेंसिल्स रहते हैं, फूड ग्रेड होने चाहिए, और उनमें यहाँ पे दिखाए हुए मार्क्स रहने चाहिए, जो भी सिंबल्स है वो रहने चाहिए। इसका मतलब है कि वो माइक्रोवेव में हम सेफली यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई भी नॉन ग्रेड प्लास्टिक ले, सादा पॉलीथीन ले, और अगर आलू हम उसमें पकाए, तो वो पूरा प्लास्टिक का जो रेसिड्यू है वो फिर हमारे आलू में आ जाएगा। सो अगेन इट विल रेंडर टू अनसेफ फूड। अयन यहाँ पे भी हमारे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें पता है कि उस बॉटल पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई रहती है कि क्रश द बॉटल आफ्टर इट्स यूज। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं पता नहीं। कितने लोग उसका रीयूज करते हैं? अगर आप उसका रीयूज करते हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया है लैब में कि अगर ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स रहती है, ये अगर हाई टेम्परेचर पे अगर हम यूज करें, मतलब कभी हम ट्रिप पे जाए तो वहां का टेम्परेचर बहुत हाई है, और हमारी बॉटल अगर धूप में पड़ी है और वही पानी अगर हम पी रहे हैं, तो वो प्लास्टिक का जो रेसिड्यूज है, प्लास्टिक के जो अंश है, वो क्लियर कट उतरते हैं पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में उतरते हैं। आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड इन laboratory. So here we need to follow the instruction that immediately crush after use and use only food grade and good grade bottles also. सेम थिंग आपको पता है, अभी तो रिसाइक्लेबल जो भी प्लास्टिक है वो तो बैन ही हुआ है। फिर भी अगर आप ऐसे प्लास्टिक ऑफिस में ज्यादा चांसेस होता है, या फिर बहुत घर में फंक्शन है तो ऐसे यहाँ पे ज्यादा चांसेस है, तो नेवर use such one single use plastic in your while consuming any food. डिश वॉश लिक्विड भी है कि डिश वॉश लिक्विड भी आजकल हम देखते हैं कि उसमें भी काफी सारे केमिकल्स रहते हैं, जो कि लिक्विड के साथ ये चांसेस बहुत ज्यादा है तो उसके रेसिड्यूज हमारे बर्तन पर रह जाए, और फिर वो अच्छे से वॉश ना होने के वजह से हमारे फूड चेन में आ जाए, मतलब हमारे फूड में आ जाए। तो ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है। आफ्टर ऑल ये जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे लाइफ स्पैन पे हम मर्यादा बोल रहे हैं कि हमारी पहले से बहुत कम कम होते जा रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, राइट? तो अगेन यहाँ पे एक और थिंग है कि इंक, हम बहुत ही, हमें पता है कि इंक
जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट है हमारे शरीर पे, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। फिर भी हम अगर पाव लेने जाए ना, तो वो बेकरी वाला हमें रैप किस में करके देगा पाव? वो जल्दी से फटाक से हम करके देगा पाव, न्यूज़पेपर में ही करके देगा। जब भी हम बाहर रोड साइड में कचौरी खाएंगे ना, तो वो हमें जल्दी से क्या देंगे? पेपर ही देंगे, या फिर हमें पार्सल लाना है घर पे। तो हमें ये सारी जो चीजें हैं ना, तो वो हमें ये सारी चीजें डिस्करेज करनी है एज ए स्मार्ट कंज्यूमर, एज ए अलर्ट कंज्यूमर। कभी हम जल्दी से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते, कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी कोई लोकल न्यूज़पेपर है ना, उनकी इंक सीधे सीधे हमारे हाथ पे लगती है। जब हम उसको हाथ में पकड़ते हैं ना, तो बाद में अगर देखें ना, तो काला काला लगता है हमारे हाथ में। तो इतना कभी कभी हो सकता है, और उसका इन्फेक्शन फिर क्रॉस कंटेमिनेशन होके हमारे शरीर में हो सकता है। या फिर जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, और फिर जल्दी से मैंने कोई वेजिटेबल काटना शुरू कर दिया, फिर आटा गूंथना शुरू कर दिया, फिर पानी में कुछ काम किया। आप ही सोचो कितना रिस्क हो सकता है। सो दिस इज नॉट, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ। सो दिस is the awareness, this is called awareness, where we should raise the awareness about these things. एलर्जेंस भी है। हम बहुत लकी है इंडियंस की, हमारे भारत देश में एलर्जेंस जैसा प्रमाण, एलर्जेंस की जो भी मात्रा है वो बहुत ही कम है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में, जैसे यूके में और अमेरिका में देखोगे आप, तो कोई भी अगर प्रोडक्ट है ना, तो उसके पीछे एक डिक्लेरेशन, एलर्जिन डिक्लेरेशन दिया हुआ रहता है कि दिस प्रोडक्ट कंटेन्स पीनट्स, दिस प्रोडक्ट कंटेन्स मिल्क, या फिर मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ डिक्लेरेशन दिया रहता है। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली? कि इसका मतलब ऐसे है कि कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनका शरीर, ये जो मैंने 8 चीजें यहाँ पे बताई है, वो वर्ल्ड वाइडली कॉमन एलर्जीज है। वो लोग, कुछ लोग ये चीजें डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाते, या फिर उनका बहुत ही हाई उन पे इफेक्ट हो सकता है। शायद उनका मतलब डेथ भी हो सकती है, यहाँ तक उनके इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो मैन्युफैक्चरर्स have to declare in their products. So basically हमारे भारत में देखा जाए तो मूंगफली का थोड़ा बहुत एलर्जेंस है, लेकिन बाकी ऐसे बहुत ही ज्यादा एलर्जेंस हमारे भारत देश में दिखाई नहीं देते। मतलब इनका मात्रा बहुत ही कम है कंपेयर टू फॉरेन मिडल। सो नॉट टू वरी अबाउट दिस मच। लेकिन अगर ऐसी कुछ चीजें खाने के बाद आपको स्टमक एक हो रहा है, या फिर वोमिटिंग हो रही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि एलर्जीज नाम की भी कोई चीज होती है, और वो हमारे सेफ्टी को अफेक्ट कर सकती है। तो हियर वी नीड टू पे हीड। सो while ड्यूरिंग दिस सेशन आपको पता चल गया होगा कि फूड सेफ्टी इज नॉट होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। अगर मैं कंज्यूमर हूँ, तो मेरी बस मेरे अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जहाँ पे फसल उग रही है, मतलब जो खेती में है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेस्टिसाइड्स प्रिस्क्राइब मात्रा में यूज करें। मतलब जहाँ पे फूड रिटेल हो रहा है, जहाँ पे फूड प्रोसेस हो रहा है, तो वो फूड बिजनेस ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरा फूड कंज्यूमर तक सेफली पहुंचू। जहाँ पे फूड बेच रहा है, जैसे बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहां की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फूड इस टेम्परेचर पे मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज इट विल अफेक्ट इट्स सेफ्टी। पिज्जा डिलीवरी बॉय है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में उसकी ये जिम्मेदारी है कि मैं जो पिज्जा लेके जा रहा हूँ, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, अदरवाइज इट मे अफेक्ट इट्स सेफ्टी एंड क्वालिटी आल्सो। सो दिस सेफ्टी इज नॉट अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? पूरे फूड चेन, पूरे एक हर एक स्टेप पे, हर एक लेवल पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो उन्होंने प्रोसेस करनी है, उन्होंने वो सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? सो दिस इज नॉट अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर पूरे चेन में अगर सेफ्टी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन होती है, तभी हमें जाके हमारा फूड सेफ होगा। और अगर हम आज सेफ फूड खाते हैं, तो हमारा कल सुरक्षित होगा, राइट? सो दिस वाज द थीम ऑफ
दिस ईयर्स वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि 7 जून को ऑब्जर्व किया गया, कि सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो. सो दिस इज द थीम. अगर हम आज सेफ फूड खाएंगे तब भी हमारा कल सुरक्षित रहेगा, राइट? सो टेक्नो फूड कंसल्टेंसी का यहाँ पे योगदान ऐसे है कि कंसल्टेंसी हम देते हैं कि आप, अगर आपको सेफ फूड तैयार करना है, या फिर आप रिटेलिंग में हो, या फिर आपको आपका एक नया फूड बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको क्या सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं एज पर एफएसएसआई, आपकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, सो दैट सेफ फूड विल रीच टू द एंड. So this is the consultancy provided by Techno Food Consultancy at every stage of food chain, right? From food business operator till end, मतलब till consumer. Consumer के end से भी हमें क्या precautions लेने चाहिए, और as a food business operator हमें क्या responsibility हमारी होनी चाहिए. So this is all about the food safety. So World Food Safety Day is observed from 2019. इसके पहले अक्टूबर में जो आता है वो वर्ल्ड फूड डे होता है, लेकिन WHO ने, कोडेक्स ने ऐसे प्रिस्क्राइब किया कि सेपरेट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होना चाहिए, ताकि लोगों में उसका अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि आज 10 में से एक जो मौत होती है वो फूड बॉर्न डिसीजेस से होती है. सो हमें इसे बढ़ाना नहीं है, राइट? हमें इसे 0 लेवल पे लाना है. अगर भले ही ये 1/10 ये बाकी हिसाब से बहुत ही कम है आज के हिसाब से, लेकिन हमें इसे बढ़ाना नहीं है, हमें इसे 0 तक ही लाना है. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी, एंड टेक्नो फूड इज इन दिस फील्ड ऑफ फूड सेफ्टी for your concern. And many of things, जैसे भी हम ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया कि हमारे एंशिएंट से भी फॉलो होते आ रही है, जो हमें फॉलो करनी चाहिए. डॉक्टर मोनी, यू शुड बी एग्री विद दिस थिंग आल्सो, कि जो भी हमारी सेफ प्रैक्टिसेस, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस चलती आ रही है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आगे हम इसे चलाएं, ताकि आगे की जनरेशन भी सेफ. तो I hope I have told everything about day-to-day life practices about food safety. अगर इस पे भी आपको अगर कोई डाउट्स है, एनी टाइम इफ you are having any query, if you are facing any query anytime, the doors of Techno Food Consultancy are always open with you, and thank you so much. Yes. Thank you so much, Neha ma'am. As usual, you give 100% in your lecture. We have benefited many times with you. On occasion of the World Food Safety Day, we have arranged this session. I don't know, this is, we can say, ये समय की ज़रूरत है कि हमें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है. इसका Right. मतलब है कि हम अंधानुकरण कर रहे हैं, हम नेग्लेक्टेंस कर रहे हैं, इसीलिए WHO को लगा कि नहीं, इसका एक स्पेशल डे होना चाहिए. सो इसका मतलब है हमारा नेग्लेक्टेंस बढ़ा हुआ है. तो हमें राइट, और ये बस 7 जून को सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए, हमारा हर एक डे सेफ फूड डे होना चाहिए. डेफिनेटली. सो थ्रू दिस सेशन मैं हर एक से कहना चाहूंगी, जैसे नेहा मैम ने भी कहा, कि आयुर्वेद से या हमारे पुराने ज़माने से जो प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, वो हमारे आयुर्वेद में भी आहार विधि विशेषायतन में लिखा हुआ है कि फूड कैसे खाना चाहिए, कितने समय के अंदर खाना चाहिए, अल्ट्रेशंस कैसे होते हैं. लेकिन तब का खाना अलग था और अब हम जो खाना खा रहे हैं वो अलग है. ये जो आहार है, ये ग्राम्य आहार हम खा रहे हैं, इसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं वो नेहा मैम ने प्रैक्टिकल यूटिलिटी के साथ में बताया हुआ है, और वो भी मॉडर्न लैंग्वेज में बताया हुआ है. तो डेफिनेटली इफ वी अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड ऑल आवर रिचुअल्स, and definitely the science in modern terms of the Ayurveda and modern science, so definitely you will get a immunized good health. So thank you so much, Neha ma'am. Again, I will tell everyone, request everyone rather,
that share with the maximum to create an awareness about the safe food day. Yes, thank you, Neha ma'am. I And also would like to congratulate Manaswini Ayurved that uh, मनस्विनी आयुर्वेद भी हमारे टेक्नो फूड कंसल्टेंसी ने जो भी फूड सेफ्टी कैंपेन चलाया था, जिसके तहत एक टेक्नो फूड कंसल्टेंसी का एक लेक्चर भी हुआ और एक फीस भी जारी की थी, तो आप भी उसका एक भाग बने टेक्नो फूड का ये फूड सेफ्टी कैंपेन का. So I congratulate and appreciate your efforts towards food safety, Dr. Mohini and Manaswini Ayurved team. यस, थैंक यू सो मच. और फिर से एक बात दोहराना चाहूंगी, जैसा अन्न वैसा मन, और अन्न से ही शरीर की निर्मिति होती है, और इसीलिए अन्न का महत्व जाने और उसकी सुरक्षा को जाने, अपनों को और खुद को दोनों को बचाए इस रसायनों से. थैंक यू सो मच. Thank you so much.